हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप सब ठीक हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। जब भी कोई असेसी अंडर इनकम टैक्स एक्ट कोई भी अपनी प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट को सेल करता है तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उस कैपिटल गेन को कहीं इन्वेस्ट करके उस जो आप उसको कैपिटल गेन टैक्स देना है उससे बच सकता है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्या क्या तरीके हैं जिससे हम जो पीरियड है इन्वेस्टमेंट का उसको बढ़ा सकते हैं और कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन सा कैपिटल गेन का टैक्स बचा सकते हैं और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि सभी को हम इसका बेनिफिट पहुंचा सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इसका एक बैकग्राउंड मैं दे देता हूं। कई बार क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, मान लीजिए आपने कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी और उसे 1 करोड़ रुपए में बेच दिया 2-4 साल बाद, तो उसमें कुछ कैपिटल गेन आ जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। तो इसमें आपको ये जो कैपिटल गेन है, यदि आप इसको इन्वेस्ट कर देते हैं किसी पर्टिकुलर एसेट में विद इन ए टाइम पीरियड जो कि आपको इनकम टैक्स एक्ट में अलाउड किया गया है, तो आपको वो कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन वो जो टाइम लिमिट थी वो टाइम लिमिट थी या तो थी फाइनेंशियल ईयर जब का आपका एंड हो जाता है या फिर जब रिटर्न की डेट होती है उससे पहले पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ता था। तो कई बार ऐसी, जैसे मान लीजिए कि 30 मार्च को उसने कोई प्रॉपर्टी बेची तो उसके पास या तो ईयर एंड होने का यानी कि 1 दिन का समय बचता था या फिर रिटर्न फाइलिंग यानी जनरली हम जुलाई में रिटर्न फाइल कर देते हैं तो 4 महीने का समय बचता था। उसे वो प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, उसमें इन्वेस्ट करना है, सारे पेपर वर्क पूरे करने हैं। तो वो जो कहीं ना कहीं टाइम पीरियड होता था वो बहुत कम रह जाता था। उस पीरियड के अंदर वो असेसी वो पैसे को इन्वेस्ट कर नहीं पाता था और उसे टैक्स ही देना पड़ता था। तो इससे बचने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टाइम लिमिट दे दी, एक स्कीम बना दी जिसको हम कहते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। उस स्कीम का बेनिफिट ये है कि यदि आप अपना रिटर्न फाइल होने तक भी उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाते तो आपका जो वो बचा हुआ पैसा है कैपिटल गेन का उसे आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम किसी भी सरकारी बैंक में जो वो ऑफर करता है उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। और जब आप उसमें डिपॉजिट कर देंगे तो ये माना जाएगा कि आपने अभी टाइमिंग के लिए उस पैसे को उस पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर दिया है और अभी के लिए आपको कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसकी क्या क्या टर्म्स कंडीशन है और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए वो सब आज हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट समझिएगा ताकि आप इसमें कोई गलती ना कर बैठें। तो इसको पढ़ भी देता हूं आपके लिए। There may be instances where the taxpayer is unable to reinvest the capital gains in modes as specified in the Income Tax Act before the filing of return of income or before the expiry of time to invest the gains, जो मैंने आपको बताया। In order to enable the taxpayer to park his funds till they are actually invested for the prescribed purpose, the capital gain account scheme was introduced by the government to encourage reinvestment of the capital gain made on the sale of capital asset by a seller. Any capital gain invested in capital gain account scheme will be eligible for capital gain exemption as it would in case of reinvestment. तो जो मैंने आपको बताया, यदि आप रिटर्न फाइलिंग तक एक्चुअल में इन्वेस्ट कर देते हैं या एक्चुअली इन्वेस्ट नहीं कर पाते, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कर देते हैं, तो दोनों को सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो आपको टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब देखिए, हम देखते हैं इनकम टैक्स में कौन कौन से सेक्शन में, जो मेन सेक्शन है वो मैंने यहाँ दिए हैं जहां पर आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहला है सेक्शन 54। यहाँ पर कैपिटल गेन कब लगता है आपको? जब आप कोई रेजिडेंशियल हाउस बेचते हैं। कौन कर सकता है? इंडिविजुअल या एचयूएफ। एचयूएफ मतलब जो होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सेक्शन 54 बी में कैसे यूज कर सकते हैं? जब आप सेल ऑफ लैंड करते हैं जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होती थी, ये भी इंडिविजुअल या एचयूएफ यूज कर सकते हैं। सेक्शन 54F, सेल ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नॉट बीइंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। जो भी
प्रॉपर्टी सेक्शन 54 में कवर होगी उसको छोड़ के बाकी जो भी कैपिटल एसेट बचती है वो सब सेक्शन 54F में कवर हो जाएंगी और इसमें भी बेनिफिट उठा सकते हैं इंडिविजुअल या HUF। सेक्शन 54GB ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एनी टैक्स पेयर। डिफरेंस देखिए, सेक्शन 54 में सेल है और 54GB में ट्रांसफर है। सेक्शन 54D कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एनी टैक्स पेयर, यानी इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, कोई भी टैक्स पेयर की कैटेगरी हो सकती है। कंपल्सरी एक्विजिशन, तो कंपल्सरी एक्विजिशन का यह मतलब है कि मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई मेट्रो जा रही है और उस मेट्रो के लिए आपका कोई प्लॉट ऑफ लैंड है या किसी का प्लॉट है वो रास्ते में आ रहा है, तो जो गवर्नमेंट है उसे कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है पब्लिक पर्पसेस के लिए और आपको फंड मिल जाते हैं। तो हम इसको सेल नहीं मानेंगे, लेकिन वो इस सेक्शन में कवर होगा, सेक्शन 54D। उसके आपको मार्केट रेट या फिर सर्कल रेट के हिसाब से गवर्नमेंट पैसे दे देती है। सेक्शन 54E सेल ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी वो इस सेक्शन में कवर होगी, सेक्शन 54E एनी टैक्स पेयर। सेक्शन 54EC सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, या तो लैंड हो या बिल्डिंग हो या दोनों हो, कोई भी टैक्स पेयर। सेक्शन 54G ट्रांसफर ऑफ एसेट, कौन कौन सी एसेट हो सकती है? मशीनरी, प्लांट और बिल्डिंग, लैंड एंड और राइट इन लैंड ऑफ बिल्डिंग इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया में आपकी कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थी वो आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई कैपिटल गेन होता है, तो वो भी कोई भी टैक्स पेयर बेनिफिट उठा सकता है। हम यहाँ इस वीडियो में इन सेक्शंस को डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन इन सेक्शन से होने वाला कैपिटल गेन को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में कैसे डिपॉजिट करना है इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे। ये मैंने आपको एक बेसिक बता दिया है कि इन सेक्शंस में आपको कैपिटल गेन हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ सेक्शन है लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पर्पज से, तो मैंने यहाँ मेन सेक्शंस को कवर किया है। अब देखिए टाइम लिमिट क्या है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करने की। टैक्स पेयर हु आर अनेबल टू रीइन्वेस्ट, जो री इन्वेस्ट नहीं कर पाते, रिटर्न ऑफ फाइलिंग, मतलब मान लीजिए आपने 31 मार्च 2023 को प्रॉपर्टी बेची और उस पर कैपिटल गेन हुआ, तो आपको अपना रिटर्न फाइलिंग यानी जुलाई 2023 तक जो रिटर्न फाइल करना है वहां तक आपको वो पैसा री इन्वेस्ट कर देना है किसी नई प्रॉपर्टी में। लेकिन 4 महीने में आप कहते हैं मेरे को तो प्रॉपर्टी ही नहीं मिली जिसमें मैं इन्वेस्ट करूं, तो उस जो रिटर्न ऑफ फाइलिंग है उससे पहले पहले आपको किसी सरकारी बैंक में जाकर वो पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर देना है और उस पर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलता है। तो टैक्स पेयर हु आर अनेबल टू रीइन्वेस्ट देयर कैपिटल गेन इन ए स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट अंडर डिफरेंट सेक्शंस बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड टाइम रिस्ट्रिक्शन फॉर दैट इन्वेस्टमेंट हैज एक्सपायर्ड एंड बिफोर द इनकम टैक्स रिटर्न्स आर फाइल्ड मस्ट डिपॉजिट, मतलब उन्हें मस्ट करना, डिपॉजिट करना है द अनयूटिलाइज्ड कैपिटल गेन, जितना भी आपने पैसा यूज नहीं किया है कैपिटल गेन का उसे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर देना है। दिस मस्ट बी कंप्लीटेड प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो ये आपको रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले कर देना है, यानी 31 जुलाई या कोई भी एक्सटेंडेड डेट होती है उस साल के लिए रिटर्न फाइलिंग की, उससे पहले पहले आपको डिपॉजिट करना है। यदि आपने उस तारीख तक डिपॉजिट नहीं किया तो आपको फिर कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा। इट शुड नॉट बी आफ्टर द डेडलाइन फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो ध्यान रखिए जब भी पैसा इन्वेस्ट करें या तो इन्वेस्ट कर दें प्रॉपर्टी में या फिर जो भी एसेट उस सेक्शन में प्रिस्क्राइब्ड है या फिर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दें रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले। कहां आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ओपन कर सकते हैं? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम कैन बी ओपन इन एनी ऑफ द ऑथराइज्ड बैंक ब्रांचेस, कोई भी ऑथराइज्ड बैंक जो हैं उनकी ब्रांचेस में आप डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन उन ऑथराइज्ड बैंकिंग की रूरल ब्रांचेस में आप नहीं कर सकते, सिर्फ अर्बन ब्रांचेस में कर सकते हैं। तो इन बात का ध्यान रखें कि आप रूरल ब्रांच में उस पैसे को डिपॉजिट ना करें। प्रोसीजर क्या है? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम कैन बी ओपन बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन इन फॉर्म ए, डुप्लीकेट फॉर्म होता है तो 2 फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। फॉर्म ए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे? पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस, फोटोग्राफ चाहिए होगा। डिपॉजिट्स कैन बी मेड बाय एनी मोड, आप कैश में जमा कर सकते हैं, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, कोई भी मोड हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, कोई भी मोड से आप पैसा जमा कर सकते हैं। द डिपॉजिट कैन बी मेड आइदर इन लमसम और इंस्टॉलमेंट, मान लीजिए आपने जो प्रॉपर्टी बेची है उसका पैसा आपको किस्तों में आ रहा है, तो आप जैसे जैसे आपको पैसा मिलता है किस्तों में भी बैंक में जमा कर सकते हैं। सेपरेट एप्लीकेशन शैल बी मेड फॉर अवेलिंग एग्जेम्पशन अंडर डिफरेंट सेक्शन, तो मान लीजिए आपने 2 प्रॉपर्टी बेची, एक का सेक्शन कुछ और है दूसरे का सेक्शन कुछ और, तो दोनों के लिए आपको 2 अलग अलग कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अकाउंट खोलने पड़ेंगे और सेपरेट एप्लीकेशन डालनी पड़ेंगी बैंक में ताकि उन दोनों फंड्स को अलग अलग ट्रैक किया जा सके।
हाउ मेनी टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन, कितने टाइप के डिपॉजिट खोल सकते हैं? पहला होता है सेविंग डिपॉजिट। टाइप ए अकाउंट इज सिमिलर टू रेगुलर सेविंग, ये एक तरह से जो आपका रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट होता है उसी तरह होता है। आप इसमें कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं, कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और उस पर आपको उसी की तरह इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। इस पर पीरियडिकली जैसे सेविंग पर आपको इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता रहेगा, और आपको एक पासबुक भी इशू की जाएगी जिसमें आप एंट्री करा सकते हैं कि कब आपने पैसा निकाला, कब जमा किया, कितना इंटरेस्ट मिला। तो ये बहुत ही लिक्विडेट होती है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा कम मिलता है। दूसरा जो होता है वो एक तरह से टर्म डिपॉजिट होता है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट टाइप, कोई 2 साल के लिए या 3 साल के लिए आप इसमें जमा करा सकते हैं। तो टाइप बी अकाउंट इज सिमिलर टू ए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ए बैंक विच ऑफर्स इंटरेस्ट एट द रेट एप्लीकेबल टू द टर्म डिपॉजिट। जो फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट होगा उसी रेट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और उस पर रिस्ट्रिक्शन भी होंगी जो फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट पे होती हैं। जो मैक्सिमम टर्म होती है इसकी वो 3 साल होती है, और डिपॉजिटर इज रिक्वायर्ड टू चूज द टर्म बेस्ड ऑन इस प्लान। तो एक प्लान उसको चूज करना होता है कि वो उसको लगता है कि मैं 2 साल के अंदर तो कोई प्रॉपर्टी खरीद ही लूंगा, तो वो 2 साल चूज कर सकता है। उन्हें लगता है 3 साल, तो 3 साल कर सकता है। यदि वो पहले ही खरीद ले तो वो पहले भी इसे बंद कर सकते हैं, वो भी हम आगे जानेंगे। The depositor would receive deposit certificates containing all the detail of deposit and is required to be submitted at the time of withdrawal। तो withdrawal के टाइम पर आपको वो सारी रसीदें पेश करनी पड़ेंगी जो भी आपको डिपॉजिट ओपन करते वक्त मिली है। फर्दर ऑटो रिन्यूअल ऑफ टर्म डिपॉजिट इज नॉट पॉसिबल लाइक ए रेगुलर फिक्स डिपॉजिट। तो इसे आप ऑटो रिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ही पीरियड के लिए होता है। उस पीरियड में यदि आपने उसको यूज नहीं किया तो उसे आपका कैपिटल गेन मान लिया जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। टर्म डिपॉजिट कैन आइदर बी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, यानी कि आप उसमें इंटरेस्ट जो अर्न कर रहे हैं उसको उसी में जोड़ते रहें, इंस्ट्रक्शन दे दें, या फिर उस इंटरेस्ट को विड्रॉ करते रहें। तो जैसी आपकी मर्जी, जो ऑप्शन आप बैंक को देंगे वही माना जाएगा। इंटरेस्ट इज आइदर क्यूमुलेटेड एंड री इन्वेस्टेड अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल और पेड एट रेगुलर इंटरवल रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट रेट फॉर बोथ डिपॉजिट इज फिक्स्ड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। दोनों जो सेविंग डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट आप करेंगे उसका इंटरेस्ट आरबीआई फिक्स करता है, तो सभी बैंकों में ये सिमिलर रहेगा। द डिपॉजिटर में चूज द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ डिपॉजिट, मतलब जो असेसी है उसको ये चूज करना है कि उसको सेविंग में खोलना चाहता है या टर्म डिपॉजिट में। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने ऑलरेडी प्रॉपर्टी खरीद ली है, लेकिन आपको जो उसका रिनोवेशन करना है, इंटीरियर करना है, उसके लिए रेगुलर इंटरवल यानी हर 15 दिन महीने में पैसा चाहिए, तो आप सेविंग डिपॉजिट के लिए जाइए, क्योंकि आपको उसमें से हर महीने पैसा निकालकर इंटीरियर डेकोरेटर या सबको देना है। लेकिन आपने अभी प्रॉपर्टी खरीदी ही नहीं है, तो आपको लगता है कि 1-1.5 साल लग जाएगा मुझे प्रॉपर्टी ढूंढने में, तो आप फिर टर्म डिपॉजिट में जा सकते हैं। तो आपके पर्पस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा डिपॉजिट चूज करना चाहते हैं। आप अब विड्रॉ कैसे कर सकते हैं? देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल फ्रॉम टाइप ए। तो सेविंग अकाउंट से तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो टाइप बी, जो फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट वाला ऑप्शन है, उसमें विड्रॉल तभी अलाउड है आफ्टर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू टाइप ए। तो यानी कि आपको टाइप बी के लिए भी एक टाइप ए अकाउंट खोलना पड़ेगा, और उसमें से टाइप बी से टाइप ए में अकाउंट पैसा ट्रांसफर होगा सेविंग में, और वहां से आप विड्रॉ कर पाएंगे। एंड देयर में आल्सो भी कॉन्सिक्वेंशियल पेनल्टी। तो और अगर आप ऐसा करते हैं कि टर्म डिपॉजिट को टाइम से पहले ही निकालते हैं, तो आपको उस पर पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। यानी कि मान लीजिए आपने 7% के इंटरेस्ट पे खुलवाया, तो पहले ही आप उसको ब्रेक करते हैं तो 1-1.5% बैंक इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज करता है। Any amount withdrawn is required to be utilized for specified investment within 60 days of withdrawal, and any unutilized amount may be redeposited to type A account immediately। तो मान लीजिए आपने बैंक को कहा कि अब मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली है और उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, और आपने सेविंग अकाउंट खोला और टर्म डिपॉजिट से सेविंग अकाउंट में पैसा डाला और वहां से पैसा विड्रॉ कर लिया कैपिटल गेन का। लेकिन आपने 60 दिन के अंदर अंदर उस पैसे को यूज नहीं किया उस पर्पस के लिए, और डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं किए बैंक में, तो आपको उस अमाउंट पर टैक्स लग जाएगा। इसलिए कंडीशन ये है कि या तो 60 दिन के अंदर अंदर पैसा यूज कर लें, या उस पैसे को यूज नहीं कर पाए तो वापस से बैंक में जाके उसे डिपॉजिट कर दें कि अभी मेरे से यूज नहीं हो पाया, मैं इसको वापस से सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा हूं जो आपने कैपिटल गेन स्कीम में खोला था। फॉर्म सी शैल बी सबमिटेड फॉर विड्रॉल फ्रॉम एन अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जब भी आप विड्रॉ करेंगे आपको फॉर्म सी सबमिट करना है, और जब भी आप सब्सिक्वेंट विड्रॉल करेंगे, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो हमेशा आपको फॉर्म डी सबमिट करना है।
प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन। उस फॉर्म में आपको ये भी मेंशन करना है कि आप पैसे का कैसे कैसे यूज करने वाले हैं, कि इतना पैसा मैं इंटीरियर डेकोरेटर को दूंगा, इतना फर्नीचर वाले को दूंगा, इतना व्हाइट वॉश के लिए दूंगा, तो पूरी डिटेल आपको उसमें मेंशन करनी पड़ती है। हेंस नो चेकबुक और डेबिट कार्ड इश्यू। तो इस अकाउंट के लिए आपको ना तो चेकबुक मिलेगी ना डेबिट कार्ड, तो आपको ये फॉर्म्स में ही भरना है और फॉर्म से ही पैसे विड्रॉ होंगे आपके। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ अकाउंट। आपने मान लीजिए एक अकाउंट खोल दिया, तो उसे आप क्या ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और ब्रांच में, किसी और सिटी में। तो वाइल चेंज इन नेचर ऑफ डिपॉजिट इज अलाउड, यानी चेंज ऑफ नेचर ऑफ मतलब फिक्स टर्म डिपॉजिट से सेविंग कर सकते हैं, सच एज सेविंग टू टर्म और टर्म टू सेविंग। Any transfer from type B account to type A account before maturity period is considered as premature withdrawal। यानी टर्म डिपॉजिट यदि आप सेविंग अकाउंट करते हैं तो उसे प्रीमेच्योर विड्रॉल माना जाता है। फर्दर, ट्रांसफर ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच इज अलाउड। मतलब स्टेट बैंक की दिल्ली में आपने ब्रांच में अकाउंट खोला, तो यहां से उत्तर प्रदेश या किसी और स्टेट या किसी और ब्रांच में तो अलाउड है, लेकिन स्टेट बैंक से किसी और बैंक में ट्रांसफर अलाउड नहीं है। जब भी आप अकाउंट कन्वर्ट करेंगे तो आपको फॉर्म बी सबमिट करना है। अब मान लीजिए आपको अकाउंट क्लोज करना है, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली और आपको पैसा विड्रॉ करके उस अकाउंट को क्लोज करना है, तो उसका तरीका क्या है। क्लोजर ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ अकाउंट रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम जुरिस्डिक्शनल इनकम टैक्स ऑफिसर। तो जिस भी इनकम टैक्स ऑफिस यानी वार्ड के अंदर आपका आईटीआर आता है, उस इनकम टैक्स ऑफिसर से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी और वो अप्रूवल आपको बैंक में सबमिट करनी पड़ेगी कि मैं इस अकाउंट को क्लोज कर रहा हूं, मैंने सारी कंडीशंस पूरी कर दी हैं। और उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना है, फॉर्म जी इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड फॉर द क्लोजर ऑफ अकाउंट अलॉन्ग विद जुरिस्डिक्शनल इनकम टैक्स ऑफिसर अप्रूवल। इनकम टैक्स ऑफिसर की अप्रूवल और फॉर्म जी के साथ ही वो बैंक का अकाउंट बंद हो सकता है। फॉर्म एच शेल बी सबमिटेड फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट बाय नॉमिनी लीगल हेयर ऑफ डिसीज डिपॉजिटर। तो मान लीजिए किसी ने वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खोली थी और उनकी डेथ हो गई, तो अब जो उस पैसे का मालिक है वो नॉमिनी या लीगल हेयर है और उन्हें फॉर्म एच भरना पड़ेगा। यानी डिपॉजिटर खुद था तो उसे फॉर्म जी भरना था क्लोजर के लिए, लेकिन नॉमिनी या लीगल हेयर करता है डिसीज जो असेसी है उसकी डेथ के बाद, तो उसे फॉर्म एच सबमिट करना है। नॉमिनेशन टू इनहेरिट द अकाउंट अपॉन डिपॉजिटेड डेथ, यानी जिसने वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ओपन की थी उनकी डेथ हो गई है, तो अब नॉमिनेशन के लिए आपको फॉर्म ई सबमिट करना है जो भी नॉमिनी है, और यदि नॉमिनी को चेंज करना है तो उसे फॉर्म एफ में सबमिट करना है। नॉमिनेशन अप टू 3 पर्सन इज अलाउड, मैक्सिमम 3 लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है, और जो अमाउंट है वो उसी प्रोपोर्शन में नॉमिनीज को मिलेगी जिसमें वो लिखी है। यानी कि मान लीजिए पहला नॉमिनी ए है, दूसरा बी, तीसरा सी, तो पहले नॉमिनी ए को पैसा मिलेगा जो लिखा हुआ है, फिर बी को, फिर सी को, उसी रैंक में पैसा बैंक द्वारा उनको दिया जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोन फैसिलिटी। अब आप कहते हैं मैंने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खोल दिया टर्म डिपॉजिट 3 साल के लिए, लेकिन मुझे 1.5 साल के बाद पैसा चाहिए, तो मैं उस स्कीम को प्लेज करके लोन ले लेता हूं। तो नो लोन कैन बी ऑब्टेन्ड अगेंस्ट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। डिपॉजिट सर्टिफिकेट कैन नाइदर बी ऑफर्ड एज कोलेटरल सिक्योरिटी और गारंटी नॉर एनी चार्ज। तो ना तो कोई कोर्ट चार्ज क्रिएट कर सकता है उसके ऊपर, ना ही वो कोलेटरल की तरह यूज हो सकती है। अब क्या क्या इनकम टैक्स के इंप्लीकेशन होते हैं इस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम पर, वो हम डिस्कस करते हैं। While as per tax law it is necessary to attach proof of deposit to the income tax return for availing capital gain exemption। पहले के टाइम में आपको याद है कि इनकम टैक्स रिटर्न फिजिकली हार्ड कॉपी फाइल होती थी, तो उस के साथ हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगाते थे, जैसे एटीसी का, एलआईसी, पीपीएफ, सबकी रसीदें लगाते थे। तो उसी प्रकार ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के जो पेपर होते थे वो भी उसके साथ अटैच हो जाते थे। लेकिन आजकल क्योंकि जो आईटीआर है वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हो रहा है, तो आपको ये सारे जो प्रूफ हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के, ये कहीं सबमिट नहीं करने हैं, बट अपने पास रखने हैं, क्योंकि जब भी असेसिंग ऑफिसर उन डॉक्यूमेंट्स को मांगेगा तो आपको वो प्रेजेंट करने पड़ेंगे। इंटरेस्ट अर्नड ऑन बोथ टाइप ए एंड टाइप बी डिपॉजिट इज लाइबल टू टैक्स। तो जो भी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट है, उन दोनों पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि वो आपकी इंटरेस्ट इनकम है, और बैंक उसके ऊपर टीडीएस भी काटेगा यदि वो लिमिट्स क्रॉस करती हैं जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रेस्क्राइब की गई हैं। और टीडीएस काटने के बाद ही आपको वो पैसा मिलेगा, और जो टीडीएस है वो आप अगले साल की रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं।
Any amount either underutilized beyond 60 days of withdrawal or beyond specified time will be offered to tax. तो मान लीजिए जैसे हमने बताया था, आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से पैसा विड्रॉ किया लेकिन 60 दिन में यूज नहीं किया, तो उसको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और आपको उस साल में उसको टैक्स देना पड़ेगा। या फिर आपने 3 साल का टर्म डिपॉजिट का खोला था कि मैं 3 साल में इन्वेस्ट करूंगा और आप नहीं कर पाए, तो पूरे कैपिटल गेन पर आपको उस साल में टैक्स लग जाएगा जो आपको पहले साल में नहीं लगा था, यानी कैपिटल गेन। इंटरेस्ट के ऊपर एक इंपॉर्टेंट बात, वेदर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट अंडर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम इज टैक्सेबल। जो आपको इंटरेस्ट मिलता है स्कीम में वो टैक्सेबल है। तो ये जो स्कीम है ये आपको इन्वेस्ट करने के लिए दिया गया है, तो जो भी आप इसके ऊपर इंटरेस्ट कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और कौन से हेड में लगेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जो इंटरेस्ट इनकम है आपकी वो चार्जेबल होगी अंडर नॉर्मल स्लैब्स के हिसाब से। मान लीजिए आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 30% के हिसाब से उस पर टैक्स लग जाएगा, 20% ब्रैकेट में आते हैं तो 20%। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी, और जिस साल में वो इंटरेस्ट एक्रू होता है उसी साल में ये टैक्सेबल होगा। तो मान लीजिए आपने 3 साल के लिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खोली है, तो हर साल जो आपको इंटरेस्ट कैश में रिसीव हो ना हो वो री इन्वेस्ट होता रहे, लेकिन हर साल जितना आपने कमाया, एक्रू किया, हर साल आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। एक एग्जांपल देखते हैं। मान्या ने एक हाउस खरीदा था जुलाई 2004 में 50 लाख का, और उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उसने जब 17-18 में बेचा तो 1,90,00,000 रुपए थी। अब ये एक तरह से कैपिटल गेन माना जाएगा जब उसने ये प्रॉपर्टी बेची। द कॉस्ट प्राइस इज एडजस्टेड, क्योंकि उन्होंने 50 लाख में खरीदी थी 2004 में और 17-18 में बेची, तो इसे आप इन्फ्लेशन इंडेक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी आपको उस 50 लाख की। तो मान लेते हैं कि जो इंडेक्स कॉस्ट है वो 1,20,00,000 रुपए बन जाती है 17-18 के हिसाब से। 50 लाख का यदि आप इंडेक्सेशन करते हैं, इंडेक्सेशन हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, तो वो 1,20,00,000 हो गई। तो अब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ? 1,90,00,000 माइनस 1,20,00,000, यानी 70 लाख रुपए का गेन हुआ। तो इस 70 लाख के गेन पर या तो आप 20% टैक्स दे दो, या फिर आप कहते हैं मैं तो इस साल प्रॉपर्टी में किसी में इन्वेस्ट कर दूंगा और इनकम टैक्स में अलाउड भी है, यदि मैं नई प्रॉपर्टी खरीदता हूं तो मुझे इस पर कोई टैक्स नहीं देना। तो या तो आप रिटर्न फाइलिंग से पहले प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, आप नहीं कर पाते तो आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अकाउंट खोलना है और उसमें ये 70 लाख रुपए डिपॉजिट कर देने हैं। और जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें विद इन जो टाइम लिमिट इनकम टैक्स में प्रिस्क्राइब्ड है उस तारीख तक आपको ये पैसा यूज कर लेना है। नहीं तो जब आप जिस साल में यूज नहीं कर पाएंगे और टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाएगी, वहां पर आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। कैपिटल गेन स्कीम की जो आजकल की इंटरेस्ट रेट चल रही है, जैसा मैंने बताया ये आरबीआई फिक्स करता है। आज की डेट में टर्म डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.15% पर एनम है। जो नॉर्मली आप फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं तो उन पर भी इतना ही इंटरेस्ट रेट है। एक समरी मैंने बनाई है छोटी सी, जिसमें आप पूरी जान पाएंगे कि पूरी स्कीम क्या है। The capital gain account scheme is in India is designed to provide individual with a way to save capital gain tax arising from the sale of property or assets. Here are some important points related to CGAS. पहला है पर्पस। इसका पर्पस जैसा कि हम जानते हैं, जो भी कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स को बचाने के लिए, यानी अवेल टैक्स बेनिफिट। दूसरा, कितने टाइप के सीजीएस हैं? पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए। तीसरा होता है एनी इंडिविजुअल और एचयूएफ कैन ओपन ए सीजीएस अकाउंट, जो मैंने पहले भी बताया था कि कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ एसेट के लिए कौन खोल सकता है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट इज डिपॉजिटेड इनटू द सीजीएस अकाउंट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम टू क्लेम टैक्स बेनिफिट। तो आपको आईटीआर फाइल करने से पहले ये पैसा या तो यूज करना है या डिपॉजिट कर देना है। टाइम लिमिट क्या है? वही जो मैंने बताया, आईटीआर फाइल करने से पहले यदि नहीं डिपॉजिट किया तो आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा। विड्रॉल कैसे कर सकते हैं सीजीएस से? विड्रॉल फ्रॉम सीजीएस अकाउंट कैन ओनली बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ री इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी और एसेट। द विड्रॉल शुड बी यूटिलाइज्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। अकाउंट ड्यूरेशन, सीजीएस अकाउंट इज वैलिड फॉर ए स्पेसिफाइड period. If the capital gain are not utilized within the period, the amount जो यूटिलाइज नहीं की उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा और उसे कैपिटल गेन माना जाएगा। इंटरेस्ट जो इस पर आप कमाते हैं वो आरबीआई फिक्स करता है और उस रेट पर, जैसे कि आज की डेट में 7.15% है।
जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं आप, यस, सीजीएस अकाउंट कैन बी ओपन एज जॉइंट अकाउंट, हाउएवर जॉइंट अकाउंटर होल्डर नीड्स टू स्पेसिफाई प्रोपोर्शन, उनको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि सीजीएस स्कीम में जो पैसा जमा कर रहे हैं उसमें कितने % किसका है। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए ओपन करने के लिए, पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। Submission, form submission. Individual need to submit form C in triplicate to the bank when opening a CGS account. The form includes details about the capital gain such as amount and date of transfer. उस फॉर्म में आपको पूरी डिटेल सबमिट करनी पड़ती है कि कैपिटल गेन कितना था, कब आपने प्रॉपर्टी बेची, कितने अमाउंट का कैपिटल गेन था। क्लोजर कैसे कर सकते हैं, यदि आपने उस पैसे को यूज कर लिया तो वो डिटेल आपको मेंशन करनी है, यदि नहीं किया तो वो डिटेल मेंशन करनी है। तो जो भी आप यूज कर पाए या नहीं कर पाए, जो डिटेल हो फॉर्म जी में सबमिट करके उसे फिल करके सबमिट करना है क्लोजर के लिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ आया होगा। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, और इन वीडियो को और भी लोगों से शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में अवेयरनेस हो कि वो ज्यादा पैसा टैक्स में ना दें और अपने पैसे को टैक्स से बचाने के लिए ये वो प्लान कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, रोज एक्सरसाइज करें और किसी भी जरूरतमंद की मदद जरूर करें ताकि उनकी लाइफ में भी उजाला आ सके। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।